यस चिल्ड्रन, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, नॉट वंस बल्कि ट्वाइस। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं कैपिटल रिसेप्ट एंड रेवेन्यू रिसेप्ट। लाइक एक्सपेंसेस, all business receipts can also be divided into two parts, capital receipts and revenue receipts। यानी कि जैसे एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, जैसे हम एक्सपेंसेस को डिवाइड करते हैं तो बिजनेस रिसेप्ट्स को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है आपका कैपिटल रिसेप्ट और दूसरा है आपका रेवेन्यू रिसेप्ट। मैं मार्क करती जा रही हूँ, आपको क्या कॉपी में करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। Capital receipt. Capital receipt is a receipt which either increases a liability or reduces an asset। यानी कि कैपिटल रिसेप्ट वो रिसेप्ट होता है, यानी कि वो हमें मिला, यानी कि वो पैसा मिला हमें जो या तो हमारी लायबिलिटी बढ़ाएगा, ठीक है, या हमारा एसेट कम करेगा। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया, amount received in the form of additional capital, amount raised through loans or amount realized from sale proceeds of fixed assets। यानी कि हमें वो पैसा या तो वो हमें एडिशनल कैपिटल के रूप में मिला हो, या हमें लोन के थ्रू जब हमने लोन लिया हो तब हमें मिला हो, या हमने कोई फिक्स एसेट को सेल किया हो तब हमें मिला हो। ठीक है, वो सारा अमाउंट कैपिटल रिसेप्ट कहलाता है। ठीक है, इतना समझ में आया बच्चों आप लोगों के? किसी को कोई डाउट कैपिटल रिसेप्ट में? चलिए ठीक है, जैसे इन्होंने बोला लोन टेकन फ्रॉम अ बैंक इज अ कैपिटल रिसेप्ट एज इट इंक्रीजेस अ लायबिलिटी। अब हमने बैंक से लोन लिया, अब लोन लिया तो हमारी लायबिलिटी तो बढ़ी, लेकिन लोन किसके लिए लिया, हमने अपनी कैपिटल इंक्रीज कर ली, तो ये हमारी लायबिलिटी है। ठीक है, तो ये हमारा कैपिटल रिसेप्ट कहलाता है। ऐसे ही अगर हमने मशीनरी बेची, ठीक है, और हमें पैसा मिला, उसको भी हम कैपिटल रिसेप्ट ही कहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी मशीनरी तो गई ना, एसेट तो कम हुआ ना, तो या तो हमारा एसेट रिड्यूस हो या हमारी लायबिलिटी भरे। ठीक है, तो हम उसको कैपिटल रिसेप्ट कहते हैं। ठीक है, कैपिटल रिसेप्ट प्रॉफिट और लॉस को, जो बिजनेस का जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है या फिर बैलेंस शीट में जो दिखाया जाता है, उसको अफेक्ट नहीं करता। ठीक है, रेवेन्यू रिसेप्ट क्या होता है? रेवेन्यू रिसेप्ट वो होता है वो पैसा जो हमें मिल रहा है, लेकिन ना ही वो हमारी लायबिलिटी को बढ़ा रहा है, ना ही वो हमारे एसेट को कम कर रहा है, उसको हम रेवेन्यू रिसेप्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने बताया एग्जाम्पल, अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हमने माल बेचा और हमें पैसा मिला, बात खत्म। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा रेवेन्यू रिसेप्ट। ये एक तरीके से रूटीन रिसेप्ट होता है, यानी कि वो पैसा जो बिजनेस के रूटीन में मिलता है, या तो हमने माल बेचा तो हमें मिला, ठीक है, हमें रेंट के रूप में मिला, डिस्काउंट के रूप में मिला, इंटरेस्ट के रूप में मिला, कमीशन के रूप में मिला, ये सब हमारा रूटीन रिसेप्ट ऑफ बिजनेस है। ठीक है, तो इन सबको हम रेवेन्यू रिसेप्ट कहते हैं। एक तरीके से रेवेन्यू रिसेप्ट बिजनेस की इनकम होती है। ठीक है, इसलिए हम इनको क्रेडिट साइड में शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगी। ठीक है, कैपिटल रिसेप्ट और रेवेन्यू रिसेप्ट के बीच में क्या डिफरेंस है ये अभी हमने पढ़ा। कैपिटल रिसेप्ट भाई ये हमारी लायबिलिटी बढ़ाता है और एसेट कम करता है। रेवेन्यू रिसेप्ट हमारी ना ही लायबिलिटी बढ़ाता है ना ही एसेट कम करता है, कोई इफेक्ट नहीं करता। ठीक है, कैपिटल रिसेप्ट को हम बैलेंस शीट में शो करते हैं और रेवेन्यू रिसेप्ट को हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं।
कैपिटल रिसिप्ट नॉन रिकरिंग नेचर होता है, यानी कि डेली बेसिस पे, रूटीन बेसिस ऑफ बिजनेस नहीं होता, रूटीन रिसिप्ट नहीं होता, ठीक है, नॉन रिकरिंग होता है ये, ठीक है। और रेवेन्यू रिसिप्ट जो होता है वो रिकरिंग नेचर होता है, यानी कि रूटीन रिसिप्ट ऑफ बिजनेस। जो भी हमें पैसा बैंक से लोन लेने पे मिलता है या कैपिटल रेज करने पे मिलता है, वो सब कुछ हमारा कैपिटल रिसिप्ट कहलाता है। और जो पैसा हमारे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, यानी कि रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से मिलता है, वो हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाता है। आई होप आपको रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा बच्चों। अगर किसी को कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी बिफोर आई मूव फर्दर। ओके चलिए, किसी को कोई डाउट नहीं है, इनकम स्टेटमेंट करते हैं। इनकम स्टेटमेंट क्यों बनाया जाता है, क्या होता है इनकम स्टेटमेंट? इनकम स्टेटमेंट हम बनाते हैं ताकि हम ये पता कर सके कि बिजनेस का ऑपरेटिंग रिजल्ट क्या है, यानी कि जितने हमने बिजनेस ऑपरेशंस किए हैं, हमारा चाहे वो ग्रॉस प्रॉफिट के फॉर्म में हो या नेट प्रॉफिट के फॉर्म में हो, पूरे अकाउंटिंग ईयर में जितने बिजनेस ऑपरेशंस हुए हैं, ठीक है, उनका एक्चुअल ऑपरेटिंग रिजल्ट क्या है वो निकालने के लिए हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। इनकम स्टेटमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मैं मार्क कर देती हूँ आपको कॉपी में क्या लिखना है। ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, ये पार्ट है इनकम स्टेटमेंट का, और इट शोज द ग्रॉस प्रॉफिट। ये हमें, ये इनकम स्टेटमेंट का एक पार्ट है और ये हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस बताता है, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में बिजनेस को जो शुरुआती तौर पर या तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, वो हमें पता चल जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है ये सेकंड पार्ट होता है, वो फर्स्ट पार्ट होता है, ये सेकंड पार्ट होता है। ये हमें बताता है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, बिजनेस ने कितना नेट प्रॉफिट अकर किया और कितना नेट लॉस। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी, क्योंकि इसके बाद मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट का पूरा फॉर्मेट समझाने जा रही हूँ। मयंक, यस मयंक। मैम इनकम स्टेटमेंट समझा दीजिए। इनकम स्टेटमेंट दोबारा से। यस मैम, डेफिनेशन मैम ढंग से समझ में नहीं आई। ओके ओके। इनकम स्टेटमेंट बेटा हम इसलिए प्रिपेयर करते हैं, हम जैसे पूरे ईयर में, पूरा अकाउंटिंग ईयर हमारा होता है, उसमें हमने क्या क्या बिजनेस ऑपरेशंस किए, ठीक है, उससे हमारी कंपनी को कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, कितना नेट प्रॉफिट हुआ, वो हम पता करते हैं। यानी कि हमारा एक्चुअल रिजल्ट क्या रहा, चाहे वो ग्रॉस प्रॉफिट के फॉर्म में रहा हो या नेट प्रॉफिट के फॉर्म में रहा हो, ठीक है, बिजनेस एक्टिविटीज के थ्रू, इसलिए हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। और इनकम स्टेटमेंट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक है आपकी ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। पहला पार्ट होता है ट्रेडिंग अकाउंट, जिससे हमें पता चलता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, और दूसरा पार्ट होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिससे हमें पता चलता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। ओके मैम, अभी समझ आया? हाँ मैम, थैंक यू मैम। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, क्योंकि मैंने बताया कि इनकम स्टेटमेंट का पहला पार्ट होता है, इसको हम क्यों बनाते हैं, हम इसको इसलिए प्रिपेयर करते हैं ताकि जितनी भी हमारे एंटरप्राइज की ट्रेडिंग एक्टिविटीज है पूरे अकाउंटिंग ईयर में, जितने भी हमारे बिजनेस एंटरप्राइज की ट्रेडिंग एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है ना, उसमें बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कवर किया, कितना लॉस कवर किया, वो सब कुछ पता करने के लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ठीक है।
क्यों है, क्या रीजन है इसको बनाने का? ये हमें ओवरऑल रिजल्ट देता है ट्रेडिंग का, परचेजिंग का और गुड्स की सेल का। ये हमें बताता है कि कितना माल परचेज हुआ, कितना माल सेल हुआ, ठीक है, और उसको हमें परचेज या सेल करने पर हमें प्रॉफिट हुआ है या नहीं बिजनेस को, ठीक है, इसलिए हम इसको बनाते हैं। ये हमारा रीजन है, इसलिए हम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। कंपोनेंट से यानी कि इसके अंदर आता है आपका सेल्स, वो सर्विसेज जो आप देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक आता है जो हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखते हैं, ठीक है, कॉस्ट आती है सेल की या सर्विसेज रेंडर्ड जो भी की, लाइक ओपनिंग स्टॉक किया हमने परचेज किया या हमने कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस किया, वो सब हम डेबिट साइड। नेट रिजल्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट यानी कि डेबिट और क्रेडिट साइड का दोनों का डिफरेंस या तो वो ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा या ग्रॉस लॉस कहलाता है। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है, ठीक है, तो वो ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है, और अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो वो ग्रॉस लॉस कहलाता है, ठीक है। ये कुछ फीचर्स हैं ट्रेडिंग अकाउंट के। एक तो ये पहला स्टेप होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, ठीक है, ये हमें नेट सेल और कॉस्ट ऑफ गुड बताता है, रिकॉर्ड करता है। ये ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस बताता है जिसमें हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस पता चलता है। ये हमें ओपनिंग बैलेंस देता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक तरीके से ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग बैलेंस कहलाता है, और इसको हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये थे आपके फीचर्स और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ट्रेडिंग अकाउंट के लिए। समझ आया बच्चों आपको? किसी को कोई डाउट है तो आप बंद कर सकते हैं, मतलब पूछ सकते हैं मुझसे। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। क्या क्या आइटम्स हैं जिनको हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं? पहला है आपका ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक हो गया आपका, यानी कि वो स्टॉक जो पिछले साल सोल्ड नहीं हुआ था, वो इस साल का ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा। यानी कि पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक इस साल का ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा, ठीक है। इसलिए हम इसको डेबिट साइड में शो करते हैं ट्रायल बैलेंस में, और इसको फर्स्ट आइटम, हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का पहला आइटम है, इसको हम डेबिट साइड में शो करते हैं, ठीक है। The trading firms have stock of finished goods only. जितनी भी हमारी ट्रेडिंग फर्म्स हैं उनके पास फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक है, ठीक है, होता है। या फिर आप बोल सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स के पास ओपनिंग स्टॉक, चाहे वो रॉ मटेरियल्स का हो, वर्क इन प्रोग्रेस का हो या फिनिश्ड गुड्स का, वो हो, ठीक है। तो ये तो था आपका ओपनिंग स्टॉक का। दूसरा, ये पहला आइटम था। दूसरा आइटम है जो हम ट्रेडिंग एंड पीएनएल में लिखते हैं, दैट इज परचेज एंड परचेज रिटर्न। परचेज का मतलब होता है माल खरीदा, आपने किसी और फर्म से माल खरीदा उसको दोबारा से बेचने के लिए या फिर प्रोडक्शन करने के लिए, प्रोडक्शन के यूज में, ठीक है। और अगर माल वापसी आया तो हम उसको परचेज रिटर्न कहते हैं या फिर रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं, जिसका मतलब कि आपने जो गुड्स, मतलब आपने गुड्स वापस करी है। परचेज रिटर्न तो आपने वापस करी है, सॉरी, माल वापस नहीं आया है, आपने माल वापस किया है, चाहे वो डिफेक्टिव निकली हो या कोई भी रीजन हो जिसकी वजह से आप सेटिस्फाइड नहीं थे और आपने माल वापसी कर दिया, उसको हम परचेज रिटर्न कहते हैं या रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं। परचेज के अंदर कैश भी इंक्लूड होता है, ठीक है, और क्रेडिट परचेज भी इंक्लूड होता है, यानी कि कैश परचेजेस भी इंक्लूड होता है और क्रेडिट परचेजेस भी। परचेज अकाउंट को हम डेबिट साइड शो करते हैं ट्रायल बैलेंस के, ठीक है, और परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट साइड शो करते हैं। परचेज को हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड शो करेंगे जब हम उसमें से परचेज रिटर्न का अमाउंट डिडक्ट कर देंगे,
जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, अगर परचेजेस हमें 3 लाख दे रखी है और परचेज रिटर्न जो हुआ वो क्रेडिट साइड दिखा रहा है 20,000, ठीक है, 20,000 दिखा रहा है हमें, तो हम परचेज में से परचेज रिटर्न लेस कर देंगे, यानी कि 3 लाख में से हमने 20,000 माइनस किया तो अमाउंट आया हमारा 2,80,000। उसको हमने नेट परचेजेस के नाम से हमने डेबिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट में शो कर देंगे, ठीक है। तो ये तो था आपका 2 आइटम्स जो हम डेबिट साइड शो करते हैं। परचेज को इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताए हमें, आर्यन गर्ग। यस आर्यन। मैम एक बार परचेज एंड परचेज रिटर्न की डेफिनेशन समझा दीजिए। अच्छा बेटा, परचेज होता है जब भी कोई हम माल परचेज करते हैं या गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं, खरीदते हैं, यानी कि हम अपनी फर्म में, मेरी फर्म है, मैंने खरीदा सामान, गुड्स या सर्विसेज, उसको दोबारा से बेचने के लिए या फिर प्रोडक्शन के इस्तेमाल के लिए, उसको हम परचेजेस कहते हैं, ठीक है। और परचेज रिटर्न होता है, यानी कि जो माल मैंने खरीदा अगर उसमें कोई डिफेक्ट आ गया या फिर वो मेरे को क्वालिटी के हिसाब से सही नहीं मिला, ठीक है, तो या क्वांटिटी के हिसाब से सही नहीं मिला है, ठीक है, या फिर मैंने पेमेंट ज्यादा कर दी है, कोई भी दिक्कत हो उसकी वजह से मैंने माल वापस कर दिया, उसको हम परचेज रिटर्न कहते हैं या रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं, ठीक है। ओके मैम। कृतिका। यस कृतिका। को है ना आपसे पूछ रही थी, आपको आइडिया है कि टर्म्स कब होंगे? आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो कृतिका। हाँ बोलिए बेटा। ओके शायद आवाज नहीं आ रही है रितिका, मैं दोबारा से आपको कर लेती हूँ अनम्यूट। यस रितिका बोलिए बेटा। मैम, आई वाज से दैट यू हैव एन आइडिया दैट फर्स्ट कब होने वाले हैं, फर्स्ट टर्म किस एग्जामिनेशन मंथ में? बेटा, फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन सितंबर में होंगे आपके, बट एक्चुअली आई डोंट नो, ठीक है। आई थॉट यू वर आस्किंग अबाउट एनीथिंग इन दिस सब्जेक्ट, ठीक है। चलिए चिल्ड्रन, लेट्स मूव फर्दर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अबाउट परचेजेस। परचेज हमारा पर किसी भी एसेट को परचेज करना, परचेज ऑफ एन एसेट इज नॉट इंक्लूडेड। अगर हम कोई एसेट परचेज करते हैं तो वो हम इंक्लूड नहीं करते, यानी कि हमने मशीनरी परचेज की या फर्नीचर परचेज किया, उसको हम परचेजेस में इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि वो हमारा एसेट है, ठीक है। अब आप कहोगे मैम परचेज तो वैसे भी आपने बोला, अगर आपके क्वेश्चन में परचेजेस लिखा है और मशीनरी अलग से लिखा हुआ है, परचेजेस का अमाउंट अलग है, मशीनरी का अमाउंट अलग है, तो मशीनरी को हम परचेजेस में ऐड करके नहीं दिखाएंगे क्योंकि मशीनरी हमारा एसेट है और परचेज हमारा जो है आपका, आप ट्रेडिंग में शो करते हैं डेबिट साइड, लेकिन मशीनरी को हम नहीं शो करते हैं ट्रेडिंग में एनपीएनएल में, ठीक है। किसी भी एसेट को या लायबिलिटी को हम ट्रेडिंग एंड पीएनएल में शो नहीं करते, केवल डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते हैं। जैसे आपने गुड्स, ड्रॉइंग ऑफ गुड्स, यानी कि गुड्स विड्रॉन करी, ओनर ने गुड्स विड्रॉन करी पर्सनल यूज के लिए, उसको भी हम नहीं दिखाते क्योंकि हम उसको ऑलरेडी परचेज में डिडक्ट करके शो करते हैं, एडजस्ट करके शो करते हैं, ठीक है। हमें कंसाइनमेंट बेसिस पर कोई गुड्स मिली, ठीक है, यानी कि किसी कंसाइनर के बिहाफ पर गुड्स सोल्ड हुई है, तो उसको हम सेपरेटली अकाउंट करेंगे, उसका अकाउंट सेपरेटली बनाएंगे, पर हम उसको परचेजेस में इंक्लूड नहीं करेंगे,
एडजस्टेड परचेजेस जो होता है, ये याद रखिएगा, मैंने आपको पहले भी बोला था, ये वाला फॉर्मेट लिख लेना बच्चों। एडजस्टेड परचेजेस का फॉर्मेट है नेट परचेजेस प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। जब हमें परचेज एडजस्ट करते हैं हम, तब हम इसको ऐसे कैलकुलेट करते हैं। इस केस में केवल एडजस्टेड परचेजेस जो है वो हम डेबिट साइड दिखाते हैं ट्रेडिंग में, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक जो होता है उसको हम दिखाते हैं ट्रेडिंग एंड नहीं दिखाते ट्रेडिंग अकाउंट में, एज दे हैव ऑलरेडी बीन एडजस्टेड व्हाइल कैलकुलेटिंग द एडजस्टेड परचेजेस। क्योंकि उसमें हम अलग से स्टॉक नहीं दिखाते, क्योंकि हम उसको एडजस्टेड परचेजेस के टाइम पे ऊपर जैसे हमने अगर दिखा दिया है, एडजस्टेड परचेजेस में आपने अलग से शो कर दिया है, तो उसको आप अलग से नहीं दिखाएंगे, ठीक है। बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक को हम लिखते हैं। अगर हम ऊपर एडजस्ट परचेजेस नहीं निकाल रहे हैं तो आप अलग से दिखाएंगे, और अगर आप निकाल रहे हैं तो आप नहीं दिखाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक की दो जगह एंट्री होती है, एक तो ट्रेडिंग में होती है और एक बैलेंस शीट में। तीसरा है आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी कि डायरेक्ट खर्चे। पहला आइटम था ओपनिंग स्टॉक, दूसरा आइटम था परचेजेस, तीसरा आइटम था डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी कि डायरेक्ट खर्चे, ये वो खर्चे हैं जब हम गुड्स को खरीदने में, ठीक है, बिजनेस में लेकर आए हैं, गुड्स खरीदी है हमने और वो सेल के लिए रेडी है और उनको हम बेचने के लिए तैयार करते हैं, तो वो हमारे डायरेक्ट खर्चे कहलाते हैं। जैसे कैरेज, फ्राइट एंड वुड, ठीक है, वेजेस हुए, डॉक चार्जेस हुए, ये सब हमारे डायरेक्ट खर्चे कहलाते हैं। भाड़ा दिया हमने, मजदूरी दी पर दिन की, डॉक चार्जेस दिए, भाई आपका माल आया है, ठीक है, ये सब हमारे डायरेक्ट खर्चे हुए। इसका मतलब है कि expenses incurred before the goods become ready for sale comes under the category of direct expenses। वही वाली बात है, जितने भी खर्चे जब तक वो goods सेल के लिए तैयार नहीं हो जाती उस पर होते हैं, उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पे जितने भी खर्चे होते हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल के परचेज रिलेटेड हो या प्रोडक्शन गुड्स के, जो गुड्स का प्रोडक्शन होता है, या फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आए, वो सब कुछ हमारे मैन्युफैक्चरिंग जितने एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे मान लो वेजेस हुआ, पार हुआ, फ्यूल हुआ, फैक्ट्री हुआ, रेंट हुआ, ये सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आते हैं, यानी कि उसमें कहलाते हैं। ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं। एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस के? कैरेज या कैरेज एंड बोर्ड, फ्रेट या फ्रेट एंड बोर्ड, कार्टेज हो गया आपका, ठीक है। देखो, कैरेज एंड बोर्ड जो होता है आपका, वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, क्योंकि आपने गुड्स खरीदे हैं अभी। कैरेज आउट का जो मतलब होता है, यानी कि आउटवर्ड जो होता है, वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, उसको हम नहीं शो करते, वो हमारा P&L में शो होता है। कैरेज इनवर्ड हमारा शो होता है ट्रेडिंग में, और कैरेज आउटवर्ड हमारा शो होता है प्रॉफिट एंड लॉस। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा है कैरेज या फ्रेट के बारे में, तो उसको हम डायरेक्ट खर्चा कहते हैं, यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं, ठीक है। वेजेस, भाई मजदूरी दी आपने, डेली बेसिस पर आप माल, आपका काम हो रहा है, ठीक है, वर्कर्स इंक्लूड हो रहे हैं, तो अपन वर्कर्स को जो पे करते हो डेली बेसिस पे, चाहे वो लोडिंग हो या अनलोडिंग हो या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स हो, तो उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते हैं डेबिट साइड, ठीक है। मान लीजिए जब वेजेस एंड सैलरीज आपको साथ में दी होती है, ठीक है, वो तो हमारा कहलाता है ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। पर जब सैलरीज आगे लिखा हो और वेजेस पीछे लिखा हो, तो वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में शो किया जाता है, क्योंकि हम इसको मेजर आइटम मानते हैं, यानी कि सैलरी ऑफिस से रिलेटेड मानते हैं, ठीक है। और जब वेजेस आगे दे रखा हो, सैलरीज बाद में दे रखी होती है,
इसको हम मानते हैं कि ये हमारी वो वेजेस है जो फैक्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क इट इन योर नोटबुक कि अगर वेजेस एंड सैलरीज दे रखा है, ठीक है, तो इसको हम एज्यूम करते हैं कि ये मेजर पार्ट है एंड इट इज रिलेटेड टू द फैक्ट्री, तो हम इसको ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते हैं। पर अगर सैलरीज एंड वेजेस दे रखा हो तो हम इसको ये एज्यूम करते हैं कि ये मेजर पार्ट है, इंक्लूड सैलरीज रिलेटेड टू द ऑफिस, ऑफिस की सैलरी दिखाता है, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पावर, फ्यूल एंड गैस, यानी कि ये आइटम्स जो है वो प्रोडक्शन के टाइम पर यानी कि यूज किए जाते हैं, तो उसको हम डायरेक्ट खर्चा कहलाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं। डॉक चार्जेस क्या होते हैं, यानी कि वो पैसा यानी कि वो फीस जो हम जब हम डॉक उस वेसल के लिए देते हैं जब हम डॉक यूज करते हैं, यानी कि डॉक चार्जेस तब दिए जाते हैं जब हम गुड्स का इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, और उनको हम ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते हैं डेबिट साइड। अगर किसी भी अगर कोई इंफॉर्मेशन मेंशन नहीं है तो डॉक चार्जेस को हम सिंपली ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट कर देंगे। ठीक है, ये सब आपको लिखने हैं कॉपी में, जितने पॉइंट्स पर डिस्कस कर रही हूँ, पावर एंड फ्यूल, डॉक चार्जेस, रॉयल्टी, ठीक है, ये सब कॉपी में लिखने हैं। अब रॉयल्टी क्या होती है, ये वो अमाउंट है जो ओनर को दिया जाता है, यानी कि इट इज द अमाउंट पेड टू द ओनर ऑफ अ माइन और पेटेंट होल्डर फॉर यूजिंग हिज राइट और पेटेंट। ये वो पैसा है जो हम पेटेंट को देते हैं, यानी कि वो अमाउंट जो पेटेंट यानी कि मान लो जो पेटेंट होल्डर होता है उसका जो ओनर है या फिर माइन का जो ओनर है उसको हम देते हैं क्योंकि उसने अपनी राइट और अपने पेटेंट का यूज किया है। इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते हैं रॉयल्टी। डायरेक्ट खर्चा हो गया। फैक्ट्री रेंट और रेट्स, यानी कि फैक्ट्री पर रेंट हुआ, यानी कि रेंट पेड फॉर यूजिंग द फैक्ट्री प्रीमाइसेस। अब हमने फैक्ट्री के प्रीमाइसेस यूज किए, उसके लिए रेंट दिया, वो हमारा डायरेक्ट खर्चा हो गया। रेट्स यानी कि म्युनिसिपल टैक्सेस हुए या चार्जेस, हमने पानी का इस्तेमाल किया, मेंटेनेंस का इस्तेमाल किया। ठीक है, ठीक है, मेंटेनेंस किया। फैक्ट्री रेंट और रेट जो होते हैं उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड शो करते हैं। इतना किसके समझ में नहीं आया है मुझे बताइए। पूर्णिमा, क्या समझ में नहीं आया पूर्णिमा? यस पूर्णिमा, क्या समझ नहीं आया बेटा? एक बार रॉयल्टी बता दीजिए दोबारा। रॉयल्टी होती है बेटा, यहाँ पर हम बोलते हैं जो भी आपका पेटेंट होल्डर होता है, मतलब मान लो कि मैं अपने नाम से मैंने कोई भी चीज की, अब वो मेरी हो गई ना, मैंने अपने नाम से मैंने उसका लाइसेंस ले लिया, मैं लीगली मेरे ही नाम से मेरा कॉपीराइट है उस पर, अब वो मैं पेटेंट होल्डर हूँ। ठीक है, मैंने अपने राइट या अपना पेटेंट का इस्तेमाल किया है, तो उसके लिए मुझे मैं ओनर हूँ। ठीक है, मुझे अमाउंट पे किया जाएगा, तो जो अमाउंट पे किया जा रहा है यानी कि डायरेक्ट खर्चा किया जा रहा है, ठीक है, उसको हम रॉयल्टी कहते हैं। ठीक है, ओके मैम। चिल्ड्रन वी हैव वेरी लेस टाइम, तो क्रेडिट साइड जो आज हम डेबिट साइड ही डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा और रह गया है वो और देख लेते हैं। ठीक है, कंज्यूमेबल गुड्स भी आपको कॉपी में करना है और कल हम डिस्कस करेंगे क्रेडिट साइड। आज हमने जैसे पूरा डेबिट साइड डिस्कस किया है, कल हम क्रेडिट साइड डिस्कस करेंगे। हाउएवर अगर रेंट पे किया गया है, उसमें वो दोनों रेंट है, चाहे वो फैक्ट्री का भी हो या ऑफिस का भी हो, तो उसको हम सुटेबली अपॉर्शन करेंगे, यानी कि डिवाइड करेंगे, या तो हाफ हाफ या जितना हमें दे रखा हो।
जो फैक्ट्री का रेंट होता है उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं, और जो ऑफिस का रेंट होता है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। ठीक है, कंज्यूमेबल स्टोर्स लास्ट है पॉइंट इसमें। इसका मतलब है वो प्रोडक्ट्स जो मेंटेनेंस या अपकीपिंग, किसी भी मशीनरी को अपकीप करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे इंजन ऑयल हो गया, कॉटन वेस्ट हो गया, ऑयल ग्रीस हो गया, ये सब कुछ मशीनरी को सही करने के लिए, ठीक है, या उसके मेंटेनेंस पर इस्तेमाल होता है, उसको हम कंज्यूमेबल गुड्स कहते हैं। स्टोर्स कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, इसको हम कैसे निकालते हैं? ओपनिंग बैलेंस जितना हमारा स्टोर में है वो, मतलब इन स्टोर्स, उसमें हम जितना भी हमने परचेजेस ऑफ स्टोर्स किया उसको ऐड करते हैं, माइनस क्लोजिंग बैलेंस स्टोर्स का जो होता है उसको लेस करते हैं। ठीक है, तो ये तो था आपका आइटम्स डेबिटेड, जो हमारे डेबिट साइड आते हैं ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट के। ठीक है चिल्ड्रन, तो आज I have completed with the topic today. Today we have discussed about the items that has shown in the debit side of trading account. ठीक है, tomorrow we will discuss the item that will be shown in the credit side of trading and only trading account. एंड अगर हमें टाइम मिला तो हम प्रॉफिट क्वेश्चंस भी करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के न्यूमेरिकल भी स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप ये थ्योरी अपने कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, इफ यू आर गेटिंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी टुमारो। ओके, ठीक है चिल्ड्रन, दैट्स इनफ फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे चिल्ड्रन।